हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता गंज में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अपनी क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं आ गई हूँ आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर, प्राणी विज्ञान की विभिन्न शाखाएं या ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। बायोलॉजी में हम डिफरेंट चीज़ों की जब स्टडी करते हैं तो उसकी एक डिफरेंट ब्रांच बन जाती है जिसके अंडर हम उसको स्टडी करते हैं। तो उन्हीं ब्रांचेस के बारे में आज हम जानेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़ है, तो हम इनमें केवल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी पार्ट के लिए जो बीच में आती जाएगी थ्योरी, मैं आपको समझाती चलूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को पता है कि आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री या डर्मेटोलॉजी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम त्वचा यानी कि स्किन की स्टडी करते हैं। स्किन कितने लेयर होती हैं स्किन में, स्किन का टाइप क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डर्मेटोलॉजी में स्टडी करते हैं। आपने सुना भी होगा, डॉक्टर भी होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। बाकी के ऑप्शंस के बारे में अगर बात करें तो फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? जो हमारे विभिन्न अंग होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं, उन अंगों की क्रियाविधि, वो अंग कैसे काम करते हैं, उनको हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। एनाटॉमी क्या होता है? अब अंगों की क्रियाविधि पढ़ने से पहले हमें अंगों की रचना के बारे में भी पता होना चाहिए। मतलब अंगों की रचना हम किस में पढ़ते हैं? एनाटॉमी में। ठीक। फिर एक बायोकेमिस्ट्री का ऑप्शन है। बायोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली जो हमारे बॉडी, किसी भी सजीव के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसी सजीव के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री आपको पता है रसायन शास्त्र होता है, उसके आगे बायो लगा हुआ है, मतलब किसी सजीव के अंदर होने वाली जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, हमारे अंगों के अंदर भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंडर में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने चारों ऑप्शन को देख लिया। फिजियोलॉजी क्या होती है? अंगों की क्रियाविधि। एनाटॉमी क्या होती है? अंगों की रचना। और बायोकेमिस्ट्री होती है केमिकल रिएक्शन। और डर्मेटोलॉजी हमारा क्वेश्चन ही है, मानव त्वचा का अध्ययन। ओके, आगे बढ़ते हैं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? हेमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है इम्यून, ये यू है, प्लस लॉजी। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी कह सकते हैं, अध्ययन कह सकते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो हम बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी अब जान लेते हैं। हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस लॉजी या हिमेटो प्लस लॉजी। ये हीम वर्ड आया, इस लॉजी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, स्टडी या अध्ययन। लेकिन जो हीम या हिमेटो वर्ड है, ये हम यूज़ करते हैं, ये हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन, हाँ, हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा, वहीं से आया है। मतलब हम जब हीमोग्लोबिन की स्टडी करते हैं तो या रक्त की स्टडी करते हैं, रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? रक्त होता है। रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट होता है, एक ग्लोबिन पार्ट होता है। हीम हमारा आयरन पार्ट होता है, ग्लोबिन हमारी प्रोटीन होती है। तो रक्त की स्टडी को हम, या ब्लड की स्टडी को हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं। दूसरा है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी भी दो वर्ड से मिलके बना है,
पैथोजन प्लस लॉजी। पैथोजन होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे अंदर बीमारी बनाती है, डिजीज़ कॉज करती है। पैथोजन होने के लिए, किसी भी चीज़ का पैथोजन होने के लिए या पैथोजेनिक होने के लिए उसका डिजीज़ कॉज करना यानी बीमारी लाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो पैथोजन कहलाता है। तो जब हम डिजीज़ करने वाले, बीमारी पैदा करने वाले किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो हम उसे पैथोलॉजी बोलते हैं। इसीलिए हम पैथोलॉजी जाते हैं जब हमें कोई टेस्ट कराना होता है कि कोई बीमारी हमें किस वजह से हुई। जैसे फ़ीवर आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा है, वो डेंगू का फ़ीवर है या मलेरिया का फ़ीवर है। तो ये हम इस बात की पुष्टि करने के लिए क्या करते हैं, पैथोलॉजी जाते हैं, पैथोलॉजी में जाकर वहाँ टेस्ट कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी भी दो वर्ड से मिलके बना है, माइक्रोब प्लस लॉजी। अब माइक्रोब क्या होते हैं? माइक्रोब बेसिकली ये सूक्ष्म जीव होते हैं। जिस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव आपके होते हैं बैक्टीरिया, होते हैं वायरस। ठीक है, ये होते हैं हमारे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से यानी खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, यानी माइक्रोब्स बोलते हैं इसलिए इनको, क्योंकि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, नेकेड आई से नहीं दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनका साइज़ छोटा होता है। करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? दिमाग, तितली, जीवाश्म या पादप? पैलिएंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल होता है। जीवाश्म को हम बोलते हैं फॉसिल्स। अच्छा, जीवाश्म होते क्या हैं? क्या होता है कि जब किसी पर्वत का फॉर्मेशन हो रहा होता है, कोई पहाड़ बन रहा होता है, या किसी वजह से कहीं बाढ़ आ जाती है, बार बार नदी में बाढ़ आती है, वो अपने साथ मिट्टी लेकर आती है, तो जो नीचे कोई भी पेड़ पौधे के पत्ते या कोई भी एनिमल जब दब जाता है, जैसे ये एक लेयर है, यहाँ पर कोई एक पेड़ पौधा या कोई एनिमल यहाँ रहता था, अब कुछ समय बाद उसके ऊपर मान लीजिए पर्वत बन रहा है, एक कोई लेयर आ गई चट्टान की, या कोई नदी है वो अपने साथ बहाकर बालू ले आई, फिर उसके बाद एक और लेयर उस पर आ गई, फिर एक और लेयर, ऐसे करते करते ये तो बन गया पहाड़। लेकिन अब इस पहाड़ के सबसे निचले हिस्से में क्या है? यहाँ पर वो दबा हुआ प्लांट या दबा हुआ एनिमल यहाँ पर है, लेकिन वो तो मर चुका है, पर उसके अवशेष जो बचते हैं वही होते हैं जीवाश्म। इन्हें ही हम फॉसिल्स बोलते हैं। ये यहाँ पर प्रिजर्व रहते हैं किसी वजह से, या ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से के नीचे भी दबकर फॉसिल्स बन जाते हैं। तो वो जिस आधार पर बनते हैं उस आधार पर अलग अलग तरीके के जीवाश्म होते हैं। तो वो आगे हम उसको पैलिएंटोलॉजी में ही उसका स्टडी किया जाता है, इसलिए जीवाश्मों के अध्ययन को हम पैलिएंटोलॉजी बोलते हैं। आपको समझ में आ गया कि जीवाश्म कैसे बनते हैं। और जीवाश्म हमेशा ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि रॉक्स यानी जो चट्टानें होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। 3 तरीके की कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हमारी इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक होती है हमारी, इग्नियस या आग्नेय चट्टान जिसे बोलते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। इग्नियस को हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, एक आग्नेय चट्टान होती है, और एक हमारी होती है ये सेडिमेंट्री जो हमने पढ़ी ना, ये सेडिमेंट्री, ये हो गई सेडिमेंट्री, यानी कि जो लेयर्स में होती है हमारी चट्टान। और एक हमारी होती है लास्ट मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक को हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो जो फॉसिल्स होते हैं वो हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें ही लेयर्स बनती हैं। बाकी के ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। दिमाग, जब हम दिमाग यानी ब्रेन की स्टडी करते हैं, यानी ब्रेन को हम कहते हैं
नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं हम इसको। तो नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम को हम न्यूरोलॉजी में पढ़ते हैं, और नर्वस सिस्टम दिमाग से ही बना होता है, तो न्यूरोलॉजी बोलते हैं दिमाग के अध्ययन को। तितली के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तितली, क्योंकि तितली का जब हम क्लासिफिकेशन, जब हम उसका वर्गीकरण पढ़ते हैं, तितली आती है हमारे फाइलम यानी संघ ऑर्थोपोडा में, ठीक है, संघ ऑर्थोपोडा में आती है तितली। तो उसमें एक उसका ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा, तो इसी ऑर्डर के नाम से बना है तितली के अध्ययन का नाम लेपिडेट्रियोलॉजी, ठीक है, लेपिडेट्रियोलॉजी, ठीक है, लेपिडेट्रियोलॉजी। और लास्ट में हमारा बहुत आसान पादपों का अध्ययन आप जानते हैं कि हम बॉटनी में करते हैं, वनस्पति विज्ञान। पहले के वीडियो में ही आपको पता चल गया होगा, पहले वाला जो वीडियो था उसमें आपको पता होगा, बॉटनी और जूलॉजी के बारे में मैंने बताया था कि जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी। तो यही पादप विज्ञान। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीटों के अध्ययन को कहते हैं ओफियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इक्थियोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी ऑप्शंस हैं उनको इतना मैंने ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है कि आपको लगभग वो रिपीटेड नहीं मिलेंगे। और ये आपके केवल 10 क्वेश्चन ही नहीं होंगे कि 10 स्लाइड है, हमने केवल 10 ही क्वेश्चन आज प्रैक्टिस किए। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, मतलब 10 × 4 40 क्वेश्चंस, 40 टाइप की स्टडी आपने आज जानी। तो ये केवल 10 क्वेश्चंस की स्लाइड नहीं है, ये आपको 40 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करा रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी हम जान लेंगे। ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ स्नेक्स। इसके अंतर्गत हम सांपों का अध्ययन करते हैं। जी हाँ, सांपों के लिए भी एक अलग ब्रांच है, ठीक। सॉरी, वो करेक्ट नहीं लिखा थोड़ा। फिर है एक ऑप्शन इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी, इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? फिशेस का, यानी मछलियों का, मछली, फिश का, फिश की स्टडी करते हैं हम इक्थियोलॉजी में। और एक होता है ऑर्निथोलॉजी, इसके अंडर हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं ऑर्निथोलॉजी में। अच्छा, बर्ड्स की स्टडी से आप एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा। ये जीएस का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीएस का, कि किसे हम बर्ड मैन बोलते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ज़रूर अपने आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछलियों का अध्ययन कहलाता है सोरोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इक्थियोलॉजी या लेपिडेट्रियोलॉजी। इसका आंसर अभी एक क्वेश्चन पहले आपको ऑप्शंस मैंने कहा था ना, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर है उतना ही इंपॉर्टेंट बाकी के बचे हुए ऑप्शंस भी हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको पता ही चल गया होगा कि क्या आंसर है इसका, इक्थियोलॉजी, जिसमें हम फिशेस की स्टडी करते हैं, यानी मछलियों का अध्ययन करते हैं। अब हम बाकी के ऑप्शंस पे भी नज़र डालेंगे। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लिजार्ड्स की, लिजार्ड्स यानी छिपकली, वही जो दीवार पर चलती है, छिपकली। सेकंड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम जानते हैं ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन कैसे, स्टडी ऑफ ह्यूमन कहते हैं इसको, मानव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। फिर लेपिडेट्रियोलॉजी, ये भी आपको मैंने पहले एक ऑप्शन में आया था, इसमें हम बटरफ्लाई की स्टडी करते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन।
मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्थियों का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? यूरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी या जियोलॉजी? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसका सही आंसर है ऑस्टियोलॉजी। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ भी आपको ऑस्टिया शब्द देखने को मिल जाए, ऑस्टिया, ऑस्टियो, उसका मतलब होता है बोन, यानी कि हड्डी, अस्थि। ठीक है, अस्थि जिसे बोलते हैं हिंदी में। ये वर्ड आपको किसी भी चीज़ के आगे लगा हुआ मिल जाए अगर, तो आप समझ जाइएगा, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये बोन से रिलेटेड या अस्थियों से, हड्डियों से रिलेटेड ही कोई चीज़ है। तो ऑस्टियोलॉजी को हम बोलते हैं अस्थियों का अध्ययन। बाकी के ऑप्शंस पे भी नज़र डालेंगे। यूरोलॉजी, यूरोलॉजी ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। यूरोलॉजी, यूरोलॉजी हम कहते हैं मूत्र विज्ञान को, जिसमें हम यूरिनरी ट्रैक और यूरिन फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूरोलॉजी। फिर एक है हमारा ओरोलॉजी। ओरोलॉजी में को हम पर्वत विज्ञान कहते हैं, ये नया है। पर्वत विज्ञान, कैसे पर्वत बनते हैं, माउंटेन फॉर्म कैसे होते हैं, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस टाइप का माउंटेन है, वो हम ओरोलॉजी में पढ़ते हैं। जियोलॉजी, जियोलॉजी को हम बोलते हैं पृथ्वी विज्ञान। हम इसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, उसके जो अंदर जो लेयर्स हैं, कोर होती है, मेंटल होती है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थ साइंसेस को हम जियोलॉजी बोलते हैं। ठीक, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? पादप, कोशिका, जीव द्रव्य या ऊतक? सेल से रिलेटेड है। सेल से मिलकर आपको जैसा पता होगा कि सेल होता है, सेल मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जिसे हम कोशिका कहते हैं, सेल को कोशिका कहते हैं, सबने पढ़ा होगा। ठीक, तो जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं, एक सेल प्लस दूसरी सेल एक ही टाइप की होती हैं, एक ही टाइप की जब बहुत सारी सेल मिलती हैं तो मिलकर बनाती हैं टिश्यू, यानी कि ऊतक। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी या ऑन्कोलॉजी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑन्कोलॉजी। कैंसर जो जीन होता है, जो जीन कैंसर कॉज करता है, जिसकी वजह से कैंसर होता है, उसको हम ऑन्कोजीन बोलते हैं। ऑन्कोजीन, यहीं से आया है ऑन्कोलॉजी। बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी जान लें। न्यूरोलॉजी, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया है, पहले जो स्लाइड थी, कि न्यूरोलॉजी होती है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन आता है। नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आगे जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें हम इसका स्टडी करेंगे। दूसरा है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ किडनी बोल सकते हैं हम, या एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल सकते हैं। किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उत्सर्जन तंत्र। ठीक, तो किडनी की स्टडी को हम नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। कार्डियोलॉजी, हमें पता है कार्डियो, हार्ट, हार्ट की स्टडी हम कार्डियोलॉजी में करते हैं, यानी हृदय। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं? कोशिका विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, आनुवांशिकी या पारिस्थितिकी? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आनुवांशिकी, या जिसे हम बोलते हैं हेरेडिटी। हेरेडिटी या आनुवांशिकी में हम क्या अध्ययन करते हैं? कैसे
एक पीढ़ी के जो लक्षण होते हैं, एक जनरेशन से जो लक्षण होते हैं, जो जीन होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, जैसे हमारे ग्रैंड फादर होते हैं, दादाजी की जनरेशन होती है, फिर हमारे फादर की जनरेशन आती है, फिर हमारी जनरेशन आती है, तो हम देखते हैं कि हमारे कुछ लक्षण जो होते हैं वो हमारे दादाजी से मैच करते हैं। तो वो कैसे आए हमारे अंदर? अब वो लक्षणों में हमारे बालों का कलर हो सकता है, हमारी आँखों का कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है, किसी का वेट हो सकता है, बॉडी का स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ भी, हर चीज़ बॉडी में हर चीज़ जो बनी है उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो उस जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन हम आनुवांशिकी या हेरिडिटी में करते हैं। जानेंगे बाकी ऑप्शंस के बारे में। कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान होती है साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी, जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका क्या है, कोशिका के कितने अंग हैं, उसके अंदर जो जो ऑर्गेनेल पाए जाते हैं उनका काम क्या है, सब कुछ जो हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं उसे हम कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी बोलते हैं। दूसरा है वर्गीकरण विज्ञान, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। प्रीवियस वीडियो में जो आपका जीवों का वर्गीकरण वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने जीवों का वर्गीकरण किया हुआ है, तो उसे हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, उसे हम वर्गीकरण विज्ञान में पढ़ते हैं। चौथा है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी, इसमें हम पारिस्थितिकीय तंत्र को पढ़ते हैं। इकोलॉजी या इकोसिस्टम का मतलब होता है कैसे एक जो जीव है वो अपने आसपास का जो वातावरण है उससे एक इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन मतलब एक संबंध स्थापित करता है, उनसे उससे उन चीज़ों से इंटरैक्ट करता है, उसको हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। और इकोसिस्टम की स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं या पारिस्थितिकी बोलते हैं। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉर्फोलॉजी। एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, जहाँ भी मॉर्फो शब्द आ जाएगा, मॉर्फो होता है आउटर स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ की बाहरी, जब हम बाहरी तरफ से, जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम एक इंसान हैं, हमें अगर सामने से कोई देखेगा तो हमारी बाहरी संरचना ही तो उसे दिखाई देगी, हमारे अंदर के अंग तो दिखाई नहीं देंगे उसे। तो वो जो हमें देख रहा है ऊपर से वो हमारी मॉर्फोलॉजी है। जबकि मैंने आपको बाकी के ऑप्शन भी बताए थे कि जब हम अंगों की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। जब हम अंगों की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं तब हम उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। और जब हम केवल किसी चीज़ को बाहर से देखते हैं तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? जब हम भ्रूण का, भ्रूण जानते हैं आप सब, भ्रूण क्या होता है? जब एक शिशु माँ के गर्भ में होता है तो हम उसे भ्रूण बोलते हैं। जब वो बहुत छोटा, 1 सेल का, 2 सेल का होता है तो उसे हम भ्रूण बोलते हैं। आज के हमारे क्वेश्चंस, आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, ये केवल 10 क्वेश्चन की 10 स्लाइड नहीं है, इसमें हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप केवल करेक्ट आंसर को मत देखिएगा, आप सारे ऑप्शंस को अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। और जब भी वीडियो देखने बैठें अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठें, सो दैट आप ये सारी चीज़ों को नोट कर पाएँ और आगे चल के रिवीजन कर पाएँ। एक बार देख लेने से क्वेश्चन को कुछ नहीं होता है, अगर आप दोबारा से कभी देखना चाहो तो वो आपके पास हो। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट हम आपके साथ लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच।